হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমি তোমাদের সাথে ভারতের ইতিহাসের সবথেকে ভয়ঙ্কর জেলের কথা আর দৃশ্য সম্পূর্ণ শেয়ার করব। যে জেলের দেওয়ালে কান পাতলে আজও দেশপ্রেমীদের আর্তনাদ শুনতে পাওয়া যায়, সেটি আর কোনো জেল নয়, সেটি হলো কালাপানি অর্থাৎ সেলুলার জেল। যেই জেল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল, তা 1979 মোরারজি দেসাইয়ের সময় থেকে একটি মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে। যে মিউজিয়ামে ঢুকতে গেলে প্রথমেই আপনাকে এন্ট্রি ফিস দিতে হবে। এন্ট্রি ফিস এখানে খুবই কম, সেটি হলো 30 টাকার এন্ট্রি ফিস, অর্থাৎ 30 টাকা দিয়ে একটি টিকিট কেটে আপনাকে ভেতরে ঢুকতে হবে। ঢুকেই প্রথমে এই বিশিষ্ট দেশপ্রেমীদের ছবি দেখতে পাবেন, যারা এই জেলে বন্দী ছিলেন। এছাড়া দেখবেন তাদের জয়গাথা। আর এই রুমটি ছিল আগে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস, পরে এটি ফটো গ্যালারিতে কনভার্ট করা হয়েছে। এনাদের ছাড়াও আরও অনেকে এখানে বন্দী ছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকের ছবি এখানে রাখা পসিবল হয়নি। আর এখানে একটি জেলের মডেল রাখা আছে, যেখানে আপনাকে কোন সেল আইডেন্টিক্যাল আর কোন সেল ইউজেবল সেটা বোঝানো হয়। সম্পূর্ণ জেলটি 7টি আইডেন্টিক্যাল রো আর মাঝে একটি সেন্ট্রাল টাওয়ার নিয়ে তৈরি। মাঝের ভাগগুলি কোনোটিতে জিম গ্রাউন্ড, কোনোটাতে টেনিস গ্রাউন্ড, কোনোটাতে ওয়ার্কশেড আছে। আর প্রত্যেকটি রো ছিল একে অপরের বিপরীতমুখী, অর্থাৎ এই সেলে থাকা মানুষজন একে অপরকে কেউ কখনো দেখতে পাবে না। এছাড়া এই জেলে একসাথে 696 জন মানুষকে একসাথে বন্দি করে রাখা যেত। ওনার দেওয়া ডেসক্রিপশন শুনে তারপরে আমরা একজন গাইড নিয়ে চলে গেলাম মেন জেলের ভেতরে। আর সেইখানে গিয়ে এই শেডটার নিচে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ, গাইডের কথা শুনছিলাম। শেডটা তৈরি করা হয়েছিল লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোর জন্য, আর এটা রাতে ইউজ হয়, যার নিচে আমরা দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা শুনছিলাম। তারপরে ফাঁসি ঘর থেকে স্টার্ট করে আমরা পরপর ভিজিট করেছি, আর এরপর থেকে তোমরা সম্পূর্ণ গাইডের মুখে শুনে নাও। ब्रिटिश टाइम की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करते थे। जेलर असिस्टेंट जेलर की ऑफिस उनकी रेसिडेंस हुआ करता था, जहाँ पे आज एक एग्जीबिशन गैलरी, फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी है। एग्जीबिशन गैलरी में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी बाजू है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स बंगाल एंड पंजाब के थे। आज़ादी के बाद उनकी फैमिली से कलेक्ट किए गए तस्वीरों को उस गैलरी के अंदर रखे हुए हैं। और उन फ्रीडम फाइटर्स की बात का पीपल ट्री ये जेल की गवाह है। जेल जहाँ बनी है सी लेवल टू 60 to 70 फीट हाइट एक डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। फॉरेस्ट में सारे पेड़ कट चुके थे, और उसमें से जो पेड़ जो छूट गई थी, जो 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अपरूट हुआ पेड़ को रिप्लांट किया गया। और यहाँ पे जो साउंड लाइट शो प्रोग्राम होता है, उसकी एक काल्पनिक कैरेक्टर है, फैक्ट स्टोरी को प्रेजेंट करती है। और ये जेल की जो लुक है, इट्स लुक लाइक स्टारशिप कॉम्प्लेक्स, लाइक साइकिल स्पोक। आप देख पा रहे हैं फ्रंट बैक ऐसे 7 इंडिविजुअल ब्लॉक बनवाया गया, और पूरे 7 ब्लॉक की कनेक्टिविटी उस केंद्र मीनार से, जो केंद्र मीनार पूरे 7 ब्लॉक को इंटरकनेक्ट करता है। यानी कि गार्ड जो भी होंगे दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए उन्हें उतरने की ज़रूरत नहीं है। कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल टावर आने के बाद कहीं भी एक्सप्लो कर सकें। एंड 1 गार्ड इन अ सेंट्रल टावर, जो उनकी काम होती थी आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल को मॉनिटरिंग करें। जेल की कंस्ट्रक्शन वर्क 1893 में स्टार्ट हुई, 1906 में कंप्लीट किया गया। उस समय एस्टिमेट किया गया 5,17,350 रुपीज़। जब इसे कंप्लीट किया गया, मोर देन 7 लाख रुपीज़ विदाउट लेबर चार्ज, ओनली मटेरियल कॉस्ट। और इस प्रिजन को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1938 तक। 1938 मैक्सिमम स्वतंत्र सेनानियों को रिहा कर दिया गया। 39 वर्ल्ड वॉर 2, 1941 अंडमान में बहुत बड़ी भूकंप, जिस भूकंप के दौरान ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है, तो यहाँ से बाइकआउट करने लगे। 1942 यहाँ पे जापानीज एंट्री कर रहे हैं। जापानीज की शासनकाल 3 साल की थी, 42 से लेकर 45, और 3 सालों में सबसे ज़्यादा टॉर्चर जापानीज द्वारा हुआ। जो ब्रिटिश सरकार में जो इंडियंस काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें जासूस करार देकर प्रिजन में बंद कर दिया जाता था। शॉर्टेज ऑफ फूड ले जाकर जिंदा समुंदर फेंकने लगे। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विजिट, उनकी विजिट के समय जापानीज द्वारा इंडियंस को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, वैसे नहीं बताया गया। 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा, जिसमें चरखा होती थी, नॉट अशोक चक्र, यहाँ पे ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड, नाउ इसे नेताजी स्टेडियम, जहाँ पे उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप स्वराज द्वीप घोषित करते हैं।
देन आफ्टर ही रिटर्न बैक मणिपुर। हिरोशिमा के बाद जापानीज भी चले गए, अगेन ब्रिटिश के शासन रही। रिपब्लिक के बाद अंडमान इंडिया के पार्ट, इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद 7 जो विंग बनाया गया था उसमें से कोई ब्लॉक 1941 के भूकंप से जो लैंडस्लाइडिंग में जो डैमेज हुई, जिससे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण कुछ ब्लॉक को टोटली डेमोलिश करके वहाँ पे न्यू बिल्ड हॉस्पिटल बन चुकी है। अब हमारे पास 1 और ये 7, इसके बैक पोर्शन और एक ब्लॉक विंग नंबर 6, ये 3 ब्लॉक इंटैक्ट है और सारे सेल आइडेंटिकल है। सेल की क्या साइज़ है अंदर जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम फांसीगढ़ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इस वर्कशेड में जाएंगे। लास्ट एक्सप्लेनेशन सेंट्रल टावर के 2nd फ्लोर जहाँ पे सेल और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक्सप्लेन करके कंप्लीट करूंगा। उसके बाद आपके वक्त के अनुसार यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। इस ब्लॉक के लास्ट वाली कोठरी वीर सावरकर जी की कक्षा, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और वॉच टावर व्यू पॉइंट है जहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं 2nd फ्लोर पे। हाँ सर, डैमेज हो गई तो उसके ऊपर ग्राइंडिंग किया गया और पॉइंटिंग और कर दिया गया और ज़्यादा डैमेज होने के कारण कुछ जगह में डिस्टोरेशन किया गया। ये सारे ओरिजिनल बिल्डिंग्स हैं। अब हम खड़े हैं फांसीगढ़ के पास। ये फांसीगढ़ पहले खुला हुआ था, रूफ नहीं था, साइड वॉल्स नहीं थी, ओपन प्लेस हुआ करता था। इसके अंदर ओरिजिनल हम देख पाएंगे लकड़ी का बीम, प्लेटफॉर्म, लीवर ओरिजिनल, रस्सी नया है। और यहाँ पे फाइटर्स को फांसी देना होता, उन्हें अंडमान लाने की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें वहीं पे हैंग कर सकते थे। ब्रिटिशर्स की मकसद ये थी कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी क्रांतिकारी हैं, रेवोल्यूशनरीज हैं, उनकी ताकत को कमज़ोर करें। केसेस होते थे कॉन्स्पिरेंसी, प्लानिंग ऑफ ब्रिटिश, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 years, 8 years, 10 years की पनिशमेंट पीरियड। एंड ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे आने के बाद इफ दे किल समवन, किसी को हत्या कर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते और इमीडिएटली पनिश नहीं कर सकते। यदि उन्हें फांसी देना हो तो फर्दर ट्रायल चलेगी। ट्रायल मीन्स 302 और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। फर्दर ट्रायल के समय यदि इस ब्लॉक के कोई सेंट्रल पार्ट में फ्रीडम फाइटर्स रहेंगे तो उनके अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना, जो हम अपने देश के लिए आते देश के लिए मरना है, द फॉर्म ऑफ ग्रुप, यानी कि किसी को मोटिवेट कर जाएंगे और उन्हें वहाँ पे रखा जाए विच इज़ नियर बाय गैलस। फांसीगढ़ के पास आ गए तो उनकी सोच बदल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माय कंट्री। यदि वो डिप्रेस में मर जाते तो फाइल कम्स क्लोज। सपोज इट्स नॉट हैपन, उन्हें फांसी देना हो तो ये जो जगह है ये अंतिम धार्मिक क्रिया के स्थल है। यहाँ पे उनकी रिचुअल सारे कंप्लीट होने के बाद एक साथ 3 लोगों को हैंग कर सकें। लीवर को पुल कर देंगे तो ट्रैप डोर है 8 फीट डेप्थ, बॉडी वेट के साथ जाएगा, स्पैल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा। यदि स्पैल कॉर्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, बच जा रहा है, कानूनन उन्हें फांसी नहीं दे सकते। दैट्स व्हाट रस्से के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग इस्तेमाल किया गया। रोप को कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पैल को ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद उनकी बॉडी से कलेक्ट किया जाए, एक बोरे में पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाए। ये উনি যেমনটা ফাঁসি ঘরটাকে ডেসক্রাইব করেছেন তেমনই দেখে নিন কেমনভাবে থাকতো সেই সময়কার ফাঁসি ঘর। আর এইখানেই হাজারো হাজারো দেশপ্রেমিকরা তাদের প্রাণ হারিয়েছে। তারপরে এই সেলের আমি একটা ছোট্ট ভিডিও ক্লিপ নিয়ে নিয়েছি, তারপরেই আমরা এগিয়েছি ওয়ার্কশেডের দিকে। सर अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये जो वर्कशेड हर 2 ब्लॉक के बीच में ऐसे कारखाने बनवाया गया। इंडोर वर्क एंड आउटडोर वर्क, डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। ब्रिटिश के अगेंस्ट जाते थे, वॉइस रेस करते थे, काम से रिफ्यूज़ करते थे वैसे लोगों से। यहाँ पे उनको पहले नारियल के हर्ष को रिमूव करना है, छिलकी को छीलना है। तो इसमें क्या है, 1-2 नारियल तक, जैसे नॉर्मली इसके ऊपर हिट करते हैं, 3-4 नारियल के बाद हाथ वेट हो जाएगा। अब जितने फोर्सली हिट करेंगे नारियल सिर्फ हो जाएगा, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने के समय ये पोर्शन की पूरी घाव हो जाएगी। और इसके ऊपर की जो नारियल की जो छिलकी होती है, आप इससे 2 इंच की होती है, जैसे इसे स्नैच करने लगेंगे नेल को डैमेज कर जाएगा। और इसे पानी में सॉफ्ट करने के बाद वुडन आमर से पॉन्डिंग करना है। पॉन्डिंग प्रोसेस में हाथों में छाले पड़ जाते थे, हैंड शोर हो जाता था। और ये जो रेसे होता है नॉर्मली नहीं निकलता, इट्स वेरी शार्प फाइबर। सो जब इसे स्नैच करने लगेंगे नेल को डैमेज कर जाता था। बंच ऑफ कॉर्ड्स कलेक्ट करने के बाद उन्हें रोप मेक करना है। रोप मेक करने के लिए इसे व्हील को ऐसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के वक्त हैंड शोर और ये जो रिलीज होती जाएगी उंगलियों पे घाव कर जाएगी। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, ड्राई कोकोनट, 30 पाउंड कोकोनट ऑयल, 10 पाउंड मस्टर्ड सीड्स, ये उनके लिए तय किया। और एक टारगेट थी, ये जो कोलू है ये मॉडल है, वहाँ पे ओरिजिनल रखे हुए हैं और उनको 360 डिग्री ऐसे जैसे घूमते रहना है। ग्राइंड करने के वक्त रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके पर चाबुक चलाते थे और उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक का कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं उनकी पनिशमेंट बढ़ती है। आप देखते हैं
ये जो पनिशमेंट देख पा रहे हैं ये शाम के वक्त की पनिशमेंट है। जैसे कुछ फ्रीडम फाइटर्स जैसे बाहर गए आउटडोर काम करने के लिए और वापस उन्हें प्रिजन के अंदर लाते हैं जब सूरज ढलने से पहले, सनसेट से पहले। उस दौरान यहाँ पे कोई ब्रिटिश के खिलाफ बगावत करते हैं कोई इंडियंस, तो उनके साथ पनिशमेंट कैसे कर रहा है, हाथ पैर कमर से बंधी होती थी ताकि कोई तरह का मूवमेंट्स ना कराएं। अंग्रेज इनके ऊपर चाबुक नहीं चला रहे, इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहे। यदि अंग्रेज इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहे थे, आज़ादी कितने लंबे दौर हमारी तैयार नहीं होती। सो इंडियन टू इंडियन मीन्स सेंटिमेंट, ब्रिटिश टू इंडियन मीन्स रिवोल्ट। सो ब्रिटिश बोल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन बाहर में है वही पॉपुलेशन को हम अंदर रखें। जो साउथ 100% इंडियन तो 100% इंडियन यहाँ पे भी है। सम पीपल वर्किंग फॉर फैमिली, सम पीपल वर्किंग फॉर कंट्री। जो देश के लिए काम कर रहे हैं उन्हें हम कमजोर नहीं कर पाते। दिस पीपल वर्किंग फॉर कंट्री, सो दे आर कन्वेक्ट फॉर अस। वो हमारे लिए कन्वेक्ट हो सकते हैं, बट उनके सोच को कैसे ब्रेक कराएं तो उन लोगों के बीच में से सेलेक्ट करें। जमादार, टेंडर, गार्ड, वार्डन, पेटी ऑफिसर, 2 रुपये से लेकर 8 रुपये तक की सैलरी एक इंडियन के ऊपर चाबुक चलाएं जब तक उनकी सैलरी से छोड़ने आएगी। जब फ्रीडम फाइटर्स को लाते थे उनके यूनिफॉर्म के साथ उनके गले में इस तरीके से नेक रिंग, जिसे आज हम पहचान पत्र आईडी प्रूफ के नाम से जानते हैं, चाहे स्कूल हो या कंपनीज हो। एक आईडी प्रूफ पहनने के बाद हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है, अपने आप एक प्राउड फील करते हैं। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ या स्कूल में पढ़ता हूँ, तो एक प्राउड फील करते हैं। उस दौरान उनकी जो पॉजिटिविटी ये थी कि मैं अपने देश के लिए आऊँ तो देश के लिए बना। सो उनकी सोच को कैसे ब्रेक कर रहे हैं, जो चीज़ उनकी आवश्यकता की नहीं है उनकी वैल्यू में डाल दिया जाए। सो जब वो सोचने लगेंगे समथिंग वी आर होल्डिंग इन द नेक व्हिच इज नॉट यूज्ड टू अस, वो उनके खिलाफ वॉइस रेस नहीं करेंगे, उनकी टेंशन बढ़ते जाएगी, सोच बदल जाएगी। और वीडियो के साथ लाते थे ताकि वो रास्ते से ना एस्केप कर जाए। इनकी स्कूल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ग्रुप ऑफ पीपल, वो एस्केप कर सकते हैं, किसी को अटैक कर जाएंगे, तो वीडियो के साथ लाएंगे, एस्केप नहीं कर पाएंगे। और ये 2 पनिशमेंट देख पा रहे हैं, बार एंड क्रॉस बार फीटर। बार फीटर स्ट्रेट रॉड, नी को बेंड नहीं कर पाते थे, ये जो होल्ड के यहाँ से एक रॉड एक्सटेंड करके कलाई के साथ, रिस्ट के साथ आते थे। एंड थर्ड वन 16 इंचेस रॉड इन बिटवीन द लेग, अनेबल टू वॉक। और तीनों कंडीशन में इनसे काम करवाते थे। ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन इसके अलावा बाहर, और उनके पनिशमेंट के यूनिफॉर्म होते थे जूट, साख, easy to identify compared with other is a punishment political freedom fighter। ब्रिटिश बोल रहा है इंट्रोडक्शन इज a waste of time when you start intro। आप किसी को भी परिचय करवाने लगेंगे वक्त निकल जाएगी। ये जो ड्रेस कोड है इसके माध्यम से पहचाना जाए किस कारणवश उनको पनिश किया गया। न्यू कमर्स आ रहे हैं, दे नेवर रेज अस अगेंस्ट एवरीथिंग साइकोलॉजी, बिहाइंड साइकोलॉजी ब्रिटिश की डर हुआ करती है। জেল সেলগুলো ভেতরে এইরকমভাবে তৈরি ছিল, সম্পূর্ণ ইট দিয়ে তৈরি ছিল। ফ্লোর থেকে শুরু করে দেওয়াল সম্পূর্ণতেই থাকতো ইট, আর সেলগুলো ছিল এত ছোট ছোট, যেইখানে প্রত্যেক কয়েদিকে প্রত্যেক 45 দিন অন্তর অন্তর পরিবর্তন করা হতো। 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, कुल मिला के 10 फीट हाइट है। उस समय सीमेंट के जगह घूड़ और चूना का इस्तेमाल किया गया, सुर्खी, और एक सेल के अंदर एक फ्रीडम फाइटर। उनको प्रोवाइड करते थे वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट। रेफ्यूज़ कर जा रहे हैं तो नीचे ज़मीन में सोएंगे, बीमार पड़ जाते थे। लीचेस एंड मस्कीटो बर्ड्स, मलेरिया के कारण काफ़ी देहात। खाने की बर्तन आयरन पॉट, वंस और ट्वाइस इस्तेमाल कर रेगुलरली, रेड विथ रेस्ट, मोर चांस टू डाई बिकॉज ऑफ फूड पॉइजन। लिमिटेशन फूड, लिमिटेशन वाटर उनको प्रोवाइड करते थे। डिनर देने के बाद जब सेल में बंद करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते थे। उस समय यहाँ पे नेचुरल कॉल की सुविधा सेल में नहीं हुआ करती थी। डे टाइम में बाहर काम करवाने के बाद, डिनर देने के बाद जब सेल में बंद करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते थे। उस दौरान यहाँ पे नेचुरल कॉल की सुविधा नहीं थी, तो क्ले पॉट को इस्तेमाल करना था। क्ले पॉट इज द लिमिट, इफ दे क्रॉस द लिमिट मीन्स पनिशमेंट उनका बढ़ जाएगा। इस कारण वो खाना कम लेंगे तो ब्रिटिश के राशन बैलेंस, लोगों का हेल्थ खराब, इज वेरी फिल्दी सिचुएशन। इतने टॉर्चर देने के बावजूद ब्रिटिश उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते थे। कारण ये थी कि उन्हें अधिक से ज़्यादा दिन एक सेल में रखा जाए, वो जगह उनके लिए आदत सी हो जाएगी। जैसे बाहर आ रहा है संपर्क में तो कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी, फिर रिवॉल्व हो जाएगा। तो हर 45 दिन में उनको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल देते थे। इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा गया। मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट। इसकी लॉकिंग सिस्टम देख पा रहे हैं, बाहर से है, विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर, नो वन कैन ओपन दिस डोर। और अदर साइड वहाँ पे छोटा सा रेक्टेंगल शेप में एक छोटा सा होल दिया हुआ है जहाँ से फूड सर्व करने के लिए। तो सारे सेल एक ही जैसे हैं, कोई क्या
ऐसे नहीं बता पाएंगे पर्टिकुलर सेल में इनको रखा गया। यहाँ पे वो सचिंद्र सान्याल जी की तस्वीर रखी है। कुछ सीनियर्स आते हैं तो सावरकर जी की सेल तक ऊपर क्लाइंब नहीं कर पाते, तो उनकी ये फील होती है ना सर, इतने दूर आकर वो नहीं चल पाए, तो उनको ऐसे फील नहीं होना चाहिए। वहाँ पे वुडन ब्लैंकेट रखा गया था। एंड देखिए फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग बनानी है बट उसमें सीरियसनेस होना चाहिए। तो यहाँ पे वुडन प्लैंक के बाद कुछ लोग मजाक के तौर से भी वीडियोस बनाने लगे, तो उसे कैसे रोकें, तो वहाँ पे हम लोगों ने तस्वीर रखी सचिना सान्याल। स्टेट वाइज अल्फाबेटिकली एयरवेज मेंशन किए हुए, और यहाँ पे स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया कि सेल में इनको रखा गया, से नहीं बता पाएंगे, बट इस फ्लोर के लास्ट वाले सेल भी सावरकर जी की सेल है, इनके नाम से है। सावरकर जी महाराष्ट्र से हैं, नासिक बगुट करके विलेज के थे। उनकी पनिशमेंट पीरियड थी 50 साल की, 1911 to 1961। ये पढ़ने जा रहे हैं बैरिस्टर के लिए लंदन, इंडियन में पढ़ाई के दौरान बेकाजी कामा। এইভাবে প্রত্যেকজনের নাম তো উল্লেখ করা সম্ভব না, তাই আমি একটা ছোট ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে প্রত্যেককে আমি এই নামগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি। তৎকালীন সময়ের সেন্ট্রাল টাওয়ার এখন কনভার্ট হয়েছে এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম খোদাই করে। সেটাকে একটি গ্যালারির মতো তৈরি করা হয়েছে যেখানে তাদের নাম খোদাই করে রাখা আছে, আর যেইটা আমরা প্রত্যেকে সগৌরবে দেখতে যেতে পারছি। এইখানে সম্পূর্ণ ভিজিট করা হয়ে গেলে আমরা চলে যাচ্ছি সেন্ট্রাল টাওয়ারের একদম ওপরে, মানে টপে। এখান থেকে আমরা সম্পূর্ণ জেলটা 7টি যেই রো তৈরি করা আছে সেই রোটা ভিজিট করতে যাচ্ছি। তার মধ্যে 2টি রো ছিল সাইজে ছোট, সমুদ্রের অবস্থানের জন্য 2টো রো ছিল একদম ছোট। এখানে আমরা এই রোগুলো ভিজিট কমপ্লিট করে তারপরে আমরা এই রো থেকে নেমে এসেছিলাম। আর জেলের একদম মুখেই ছিল 2টি জোত। এখানে 2টি ফ্লেম অলওয়েজ জ্বলতে দেখা যায়, যার একটি হলো স্বতন্ত্র জ্যোতি আর একটি বন্দে মাতরম জ্যোতি, যা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামে সর্বদা জ্বলে আর যা স্পন্সর করে ইন্ডিয়ান অয়েল। আর এই শ্বেত স্মারক সাইন অফ স্যাক্রিফাইস, যারা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার থেকে শুরু করে 1947-এর ওয়ার পর্যন্ত যাদের জীবনের বলিদান দিয়েছেন তাদের নামে।